दोस्तों नमस्ते। हम देखने वाले हैं कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। यह वीडियो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी और सार्थक होने वाला है मित्रों। और यदि आप किसी कानूनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कानून व्यवस्था से अपडेट रहना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको कानूनी समाचार में आप अपडेट रहे और ध्यान का स्रोत आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर कई मामलों में से कौन से मामले महत्वपूर्ण हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषिकेश हूँ और आज वीडियो से जानते हैं कि कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। देखिए, मामला अनुच्छेद 370 का है। तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया ताकि वे कई मुद्दों पर अपने कानून बना सके। लेकिन 2019 में सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक था या फिर वैधानिक था या फिर मनमाना था, इसका फैसला करने के लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था, जिसका फैसला 4 साल के बाद 11 दिसंबर 2023 को आया, जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच गठित की गई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से ही एक अस्थायी प्रावधान था। दूसरे, उन्होंने कहा कि अन्य रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर भी आज़ादी के बाद भारत में शामिल हुआ था। इस तरह से उनके पास कोई विशेष संप्रभुता नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना सही था, लेकिन चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराएंगे और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बरकरार रखा जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में लगाई गई राष्ट्रपति की भूमिका को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती नहीं दी थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अगर उन्होंने इसे चुनौती दी भी होती तो अभी तक इसे वापस ले लिया गया है, इसलिए कोई भौतिक क्रियाएं नहीं दी गई होगी। इसके बाद जैसा कि संजय किशन कौल ने कहा है, एक निष्पक्ष सत्य सुलह आयोग का गठन करें। 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए हम किस सुलह पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, इसकी सिफारिश करना। अब पूरे साल के फैसलों में से अगर मुझे एक ऐतिहासिक फैसला चुनना हो तो मित्रों मैं ये वाला फैसला चुनूँगा। तो आपको इस ये जो फैसला है इसका अच्छा खासा मतलब अभ्यास हो सकता है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है मित्रों। तो अभी हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है आगे का, वो देखते हैं। तो ये दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, मतलब अभी जो दिल्ली में सरकार चल रही है और उस पर मतलब आप समझ गए होंगे कि सरकार अभी दिल्ली में फ़िलहाल केजरीवाल सरकार है और हम भारत संघ, उसके विरोध में ये मामला है। तो जैसे कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 महत्वपूर्ण था, वैसे ही दिल्ली के अनुच्छेद 239 AA महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद 2 काम करता है। सबसे पहले यह दिल्ली को विशेष दर्जा देता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा, यह दिल्ली के शासन ढांचे के बारे में बात करता है। तो इसमें चर्चा की गई है कि कोई किस क्षेत्र में कानून बना सकता है, मतलब कोई किस क्षेत्र, मतलब या तो केंद्र सरकार कानून बनाएंगी या तो फिर राज्य सरकार कानून बनाएंगी। तो इसीलिए दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239 AA बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एस बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था।
19वें संशोधन के जरिए अब दिल्ली में अनोखी क्यों है? क्योंकि यहाँ राज्य के पास शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है। विभिन्न क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर किया गया था ताकि यह समझा जा सके कि जब हम सेवाओं की बात करते हैं तो शक्ति किसके पास होगी? क्या शक्ति राज्य के पास होगी या फिर केंद्र के पास होगी? जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नियुक्त राज्य सरकार दिल्ली सरकार के पास सभी सेवाओं के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, सिवाय 3 चीज़ों के। अगर हम पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि की बात करें तो केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होगी। बाकी सभी सेवाओं में राज्य सरकार बना सकती है। तो जैसे ही यह फैसला पारित हुआ तो राज्य सरकार और अधिक शक्ति मिल गई। देखिए मित्रों, यहाँ पे ये फैसला जब पारित हुआ तो राज्य सरकार को और शक्ति मिल गई, जिसके आधार पर उन्हें कानून बनाने की शक्ति मिल गई। अभी इसलिए केंद्र सरकार को यह फैसला पसंद नहीं आया और तुरंत ही उन्होंने यह कानून पारित कर दिया। तो यह कानून कहता है कि दिल्ली में जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए कानून बनाने का अधिकार उप राज्यपाल के पास होगा। उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। मतलब राज्य सरकार से अधिक वापस लेकर उप राज्यपाल को दे दिए गए। तो यह पहला मामला था जिसमें फैसला आया और फैसले को पलटने के लिए यह कानून पारित किया गया। तो देखिए मित्रों, ये इस प्रकार का ये कानून लागू किया गया था। हमारा तीसरा मामला जो है मित्रों वो है नोटबंदी का। तो देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। एक हुआ है 1960 में, एक 1970 में। 1970 में 2 बार हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में चुनौती भी दी गई थी। तो उस समय प्रतिबंधित नोट पहले ही से ही बहुत कम प्रचलन में थे, क्योंकि उस समय एक आम आदमी इतने बड़े नोटों का क्या इस्तेमाल करता। केवल 10% नोट प्रचलन में थे। लेकिन जिन नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया वे कुल प्रचलन वाले नोट के 10% थे और इसीलिए एक आम आदमी इतनी परेशानी हो रही थी। विमुद्रीकरण के पूरे मामले के लिए आपको बस एक धारा को समझना होगा मित्रों। जैसे कि आरबीआई अधिनियम की धारा बहुत सरल है। यह बस इतना कहती है कि आरबीआई की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के आधिकारिक सदन में अधिसूचना की जारी कर सकती है और किसी भी श्रृंखला के नोटों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस धारा की शक्ति का उपयोग करके विमुद्रीकरण योजना की घोषणा की गई। अब यह सही है या गलत, इसे देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के 5 बेंच गठित की गई, जिन्होंने अनुपात में नोटबंदी को कानूनी तौर पर वैध बताया। केवल एक ही जज ने उसमें असहमति दिखाई। उसका नाम है BV नागरत्ना। यही जज है जिन्होंने नोटबंदी में असहमति दिखाई कि ये कानून वैध है या अवैध है। तो इसके चलते उन्होंने अवैध घोषित करके उन्होंने असहमति दिखाई। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे मामले में उन्होंने असहमति दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि कानूनी आधार पर नोटबंदी गैर कानूनी है। लेकिन कुल मिलाकर फैसले में कहा गया कि नोटबंदी संवैधानिक तौर पर वैध है। सरकार किसी भी सीरीज के नोट बंद कर सकती है। काले धन को रोकने के लिए इरादा भी सही था। 1 दिन का वेटिंग पीरियड दिया गया, जो कि वाजिब भी है। अब अनुपातिक कसौटी यह कहती है कि धारा ने क्या कहा कि केंद्र सरकार आरबीआई की सिफारिश पर कार्रवाई करेंगी, लेकिन सिफारिश शब्द एक परामर्श शब्द है। दोनों पक्ष मिलकर तय कर सकते हैं कि किस सीरीज के नोट बंद करने हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि फैसला नोटबंदी के कई सालों के बाद दिया गया। सोचिए, अगर जजों ने सर्वसम्मति से कहा होता कि यह नोटबंदी योजना कानूनी तौर पर वैध नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता, बताइए मित्रों। तो इस प्रकार का यह मामला है मित्रों। अभी देखिए, हम देखते हैं अगला हमारा मामला जो है सुभाष देसाई बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये मामला आप काफ़ी चर्चित मामला है
और ये एक राजनीतिक इसमें ये राजनीतिक मामला है। तो देखिए इसमें इस मामले को पढ़ने के दो बहुत अच्छे कारण हैं। सबसे पहले यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है मित्रों, और दूसरा यह एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक झगड़ा भी है। और शिवसेना बनाम शिवसेना काफ़ी लोग इसको जानते होंगे, जिसको राजनीतिक क्षेत्र में रुचि है या फिर जो करंट अफेयर में ज़्यादा ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इस मामले को पढ़ते हुए आप शिवसेना के विभाजन के बारे में जानेंगे, दल बदल विरोधी कानूनों के बारे में भी जानेंगे। आप समझेंगे कि असली शिवसेना कौन सी पार्टी है, और आप यह भी समझेंगे कि फ्लोर टेस्ट में किसकी भूमिका है। तो दोस्तों देखो, इस मामले की महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन किया। तो ये तीनों ने गठबंधन करके उन्होंने एक पार्टी का नाम रखा महाविकास आघाड़ी, शॉर्टकट में उसको MVA कहते हैं, और जिसके नेता शिवसेना के उद्धव ठाकरे थे, जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बने। लेकिन केवल 2.5 साल के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता थे, उन्होंने महाविकास आघाड़ी में विश्वास की कमी के कारण कुछ अन्य विधायकों के साथ एक विद्रोही समूह बनाया। ठीक है मित्रों, और उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी शिवसेना की विचारधारा के खिलाफ जा रही है। इसके बाद पूरी पार्टी ठाकरे गुट और शिंदे गुट इन दो समूह में विभाजित हो गई, और ठाकरे गुट पर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया कि शिंदे गुट पर अयोग्यता की कार्रवाई की गई। अब राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की घोषणा की, यह देखने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत है या नहीं। तो ठाकरे गुट ने इस फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया। अब उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट दिए बिना मुख्यमंत्री पर इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा इस कारण से दिया गया ताकि ठाकरे गुट ने जब फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उनको रोक लगा दी। इसके कारण उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया। तो उसके बाद जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ नया गठबंधन किया, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों का एक साथ मिलाकर सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। और सबसे पहले तो बताइए कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। तो यह एक इस तरह का विश्वास मत होता है कि देखने के लिए कि सरकार के पास अभी भी बहुमत है या नहीं। तो मान लीजिए कि यह आपकी सरकार है, यह दूसरी पार्टी है जो दावा करती है कि हमारे पास बहुमत है। तो इस पार्टी का नेता विश्वास मत पेश करता है, सभी उपस्थित सदस्य मतदान करते हैं। अब यदि सरकार बहुमत प्राप्त कर लेती है तो सरकार चलती ही रहती है, लेकिन यदि सरकार बहुमत प्राप्त करने में विफल रहती है तो सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ता है। आमतौर पर यह सदन अध्यक्ष को फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार होता है, लेकिन यदि विधानसभा सत्र नहीं होता तो राज्यपाल भी फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। अब अपने मामले में वापस आते हैं। तो विभिन्न मुद्दों पर यह सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट के मुद्दे पर सबसे पहले कहा कि पार्टी अब मतभेदों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना सही नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। यदि अंतर पार्टी और अंतर पार्टी के बीच कोई विवाद है तो राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट कराना गलत था, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के लिए बिना ही इस्तीफा दे दिया, तो न्यायालय सरकार को फिर से बहाल नहीं कर सकता, इसीलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो दूसरा अदालत ने कहा कि यहाँ मुख्य मामला बनाम नबाम राबिया मामला है, लेकिन इस मामले को पुनर्विचार के लिए पहले ही बड़ी पीठ को भेजा जा चुका है। तो जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक स्पीकर ही अयोग्यता की कार्रवाई तय करेंगे। इसके बाद नए डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति सही तरीके से हुई और इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। संक्षिप्त में एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच में सरकार के गठन को वैध ठहराया गया। तो इस प्रकार का ये केस है मित्रों, संशोधनात्मक इसमें अच्छा सा अभ्यास हो सकता है। इसी प्रकार हमने देखे कुछ कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें 4 महत्वपूर्ण केसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया।
अगला वीडियो जल्दी ही आप तब तक के लिए आप हमारे चैनल टीवी को सेवक टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।